शुरू करें। कहाँ थे हम लोग? आर्थिक नीतियाँ। कितनी आर्थिक नीतियाँ पढ़ चुके हो? 3। कौन कौन सी? तीनों नीतियाँ पढ़ चुके हो। कब शुरू की, किसने शुरू की, किस क्षेत्र में शुरू की, है ना, और किस नीति से क्या फ़ायदे हुए, क्या घाटे हुए, है ना। अब हम लोग कौन सी नीतियाँ देखेंगे? उद्योग। थोड़ा सा कृषि का वाणिज्यीकरण भी देखेंगे कि कृषि को इन्होंने व्यवसाय बना दिया था, थोड़ा सा उसमें देखेंगे क्या था वो, है ना। फिर उद्योग। उद्योग में क्या पढ़ना है? हाँ, एक तो जो भारतीय उद्योग, पहले से हम लोग बहुत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थे। मीन्स बाहरी तो हमको कुछ चाहिए नहीं होता था, पूरे विश्व को हम कुछ ना कुछ सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के हम बन जाते हैं क्या? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। मीन्स दूसरा देश हमको अपने ऊपर निर्भर बना लेता है। तो उसके क्या रीजन रहे वो देखेंगे। विनाश कैसे हुआ? कुछ नए उद्योग लगे हैं, है ना, खास तौर से कपड़ा के क्षेत्र में, जूट, सीमेंट, वो देखेंगे। फिर चलेंगे परिवहन, रेलवे। तो हमारी कौन सी नीतियाँ हो जाएंगी? आर्थिक नीतियाँ। राजनीतिक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। हम लोग राजनीतिक हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, उसका बेस कि क्यों ये हुआ, जो नागरिक विद्रोह था इतने बड़े पैमाने पर क्यों हुआ, तो उसके लिए ये सारे रीजन हो जाएंगे। राजनीतिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, फिर कौन सा होगा? सामाजिक। अगला धार्मिक। एक आखिरी 1857 का बचेगा कौन सा? सैनिक। कारण भी रहता है थोड़ा उसका, ठीक है। सैनिक विद्रोह का अगर किसी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कारतूस यूज करने थे, उनमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। मंगल पांडे उसी से रुष्ट होके हत्या कर देता है अपने अधिकारी की। तो वो थोड़ा सा एक रीजन सैनिक कारण भी लगेगा। तो ये पांचों कारण जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हमको पूरी रूपरेखा बन जाएगी। एक तो अंग्रेजों के यहाँ क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से हर वर्ग को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशानी बहुत छोटा सा वर्ड है, हर वर्ग को इतना सता रहे हैं कि किसी के अंदर भी चैन से बैठने की वो नहीं बची है कि हाँ वो चैन से एक रात भी सो पाए अच्छे से, कि हाँ सही जगह पे हैं, ठीक है। इसके बाद 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके सारे कारण भी बनेंगे। फिर जब स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि केवल वही विद्रोह होगा, उसके पहले बहुत सारे 30 से 40 विद्रोह छोटे छोटे पैमाने पे होंगे पूरे देश भर में। वो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विद्रोह उसके पहले हो चुके। ये विद्रोह होगा, उनका चरमोत्कर्ष होगा। मीन्स सबसे चरम पे आ जाएंगी जब सारी चीज़ें, तो एकदम होता है ना, धीमे धीमे इकट्ठा हो रहा है गुस्सा, फिर फट पड़ा, वैसा रहेगा ये, ठीक। वो देखेंगे। फिर उसके बाद इनकी नीतियों में क्या परिवर्तन आए, है ना। एक विद्रोह होगा जो इतना बड़ा होगा, ख़ास तौर से उत्तर भारत में, कि अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाला होगा, है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, क्या क्या नीतियों में अंग्रेज़ों ने उसके बाद चेंज लाया अपनी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब 1857 हमारा ख़त्म होगा ना, तब तक हम ये सारी चीज़ें जान जाएंगे। उसके पहले और क्या घटनाएं साथ में घटित हुई हैं वो भी जान जाएंगे। उसके बाद फिर सीधा हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलेंगे। राजा राम मोहन राय वगैरह का नाम सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, स्वामी विवेकानंद वगैरह, इन लोग का सुनेंगे इन्होंने और क्या सुधार किए, पुनर्जागरण किया। फिर कुछ संस्थाओं की स्थापना होगी। कांग्रेस के पहले, कांग्रेस एक पार्टी है जो अभी चल रही, वही सेम पार्टी है। कांग्रेस की जब स्थापना होगी तब हमारा स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव रखेगी। जो पिछला स्वतंत्रता संग्राम होगा 1857, उससे लोग सीख के आएंगे, उससे कुछ सीख लेंगे कि पहले के लोगों ने क्या गलतियां की, अब हमको नए तरीके से कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। फिर वो धीमे धीमे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जो स्टार्टिंग के कांग्रेसी होंगे वो बड़े लिबरल होंगे, उदार, कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, उग्रता में बिलीव नहीं करेंगे, लड़ने झगड़ने में बिलीव नहीं करेंगे। वो याचना करेंगे, याचना करके अंग्रेज मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं अलग बात, उनका काम है बार बार याचना करना है, एप्लीकेशन देना, है ना। वो सारी चीज़ें देखेंगे।
फिर धीमे धीमे कांग्रेस ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, आखिर में स्वतंत्रता मिल जाएगी हम लोग को, वहाँ हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी मॉडर्न वाली। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलेंगे। राजनीतिक नीतियाँ तुम लोग पढ़ चुके हो, आर्थिक में मैंने बना दिया कि क्या क्या पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ना था आर्थिक में? कृषि, उद्योग और परिवहन। कृषि में हमने क्या पढ़ लिया? जो भू राजस्व नीति है इनकी, है ना। अब कृषि का वाणिज्यीकरण बाकी रह गया। क्या होता है वाणिज्यीकरण? कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है? मतलब कैसे कैसे करोगे कृषि का व्यवसाय? अभी नहीं होता है क्या? पहले आदमी के पास ज़्यादा खाद्यान्न नहीं होता था तो वो क्या बेचता नहीं था क्या? हैं? लगान कर ले रहे हैं तो वो कर कृषि के जो उपज है उसके ही रूप में तो ले रहे हैं। हाँ, मीन्स बाजार और मुनाफे को ध्यान में रख के खेती करना, है ना। चाहे वो खाद्य फसलें उगा रहे हो तुम, चाहे अखाद्य फसलें उगा रहे हो जो खाई नहीं जा रही, ध्यान में क्या रख रहे हो? बाजार को और मुनाफे को। वो हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, अब कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों जरूरी हो गया था, क्यों इन्होंने किया? एक तो जो अंग्रेज थी उनकी आवश्यकताएं थी, पहला मेन रीजन था उनके जो इंग्लैंड थी, मातृ देश जिसको बोलते हैं, वहाँ की आवश्यकताएं थी। औद्योगिक क्रांति आ गई है, उनको उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल, कपास उगाएंगे, नील ले जाएंगे। अफीम बहुत बिक रहा है, अफीम की खेती कराएंगे। चाय कॉफ़ी बिक रही है, चाय कॉफ़ी की खेती कराएं। तो एक तो उनके मातृ देश की आवश्यकता हो गई। दूसरी, वो लोग कर वसूल रहे हैं यहाँ पे नगद में कर वसूलना शुरू हो जाएगा। अब नगद में ये खाद्यान्न वाली फसलें बिक नहीं रही तुम्हारी, तो क्या करेंगे? ऐसी फसलें किसान भी उगाने को मजबूर हो जाएंगे, जो क्या होगा? पैसे के, जिसके बदले में तुरंत पैसा मिल जाए। प्लस वसूली की दरें क्या होंगी? कठोर होंगी, है ना। तो जब दरें कठोर हो जाएंगी तो क्या होगा? किसान फिर से मजबूर होंगे कि हम ये उगाएं जिसमें ज़्यादा पैसा मिले। और क्या चीज़ हो गई? परिवहन के साधनों का विकास हो जाएगा, खास तौर से रेलवे का विकास होगा। वाणिज्यीकरण बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगा, है ना। तो परिवहन के साधनों के विकास के साथ ही वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। और कुछ इंडियन व्यवसायी होंगे जो बीच के एक वर्ग है, ये बुर्जुआ करके एक नया वर्ग आएगा। इस शब्द का यूज होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। बुर्जुआ करके एक नए वर्ग का उदय होगा। कौन थे ये लोग? जो साहूकार रहेंगे। एक तो अंग्रेज हैं, वो यहाँ पे आए, पैसा तो मेनली उनके पास है, लेकिन इंडियन कुछ जमींदार रहेंगे जिनके पास पैसा हो जाएगा, कुछ बैंकर रहेंगे, कुछ साहूकार रहेंगे। इनके पास कुछ पैसा तो जमा हो ही जाएगा, प्लस ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ों के पैसे से अपना पैसा बना रहे हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? हाँ, उनके पास तो उनका सामाजिक संगठन तो कोई है नहीं, जान पहचान नहीं है। उन्होंने एक लोकल आदमी ढूंढा कि यहाँ इस गांव का एक लोकल आदमी है, इसको पैसा हम देंगे, ये गांव के लोगों को बांटेगा, उगाही करेगा, टैक्स लेगा, फिर ये हमको वापस करेगा। तो अब वो 5% टैक्स ले रहा है तो ऊपर वाले को 4 दे देगा, बीच का 1% तो वो खा रहा है ना। बाकी लोगों को क्या है, ये सहूलियत हो गई कि उनको डायरेक्ट नहीं जाना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ पैसे ही तो दिया। तो उस हिसाब से ये जो है ना लोकल आदमी, ये बहुत पैसा बनाएगा। तो इस वर्ग को बोलते हैं बुर्जुआ। ठीक, जब ये वर्ग आ जाएगा बुर्जुआ वर्ग, तो ये भी पैसा कमाएगा, किसी के वाणिज्यीकरण से भी ये पैसा कमाएगा। प्लस जो लोकल का आदमी होगा वो किसी को बहलाएगा या कुछ बताएगा, वो जल्दी समझता है। कोई बाहरी आदमी तुम्हारे बीच आ जाए, अंग्रेज आ जाए, अभी कुछ भी समझाए, समझोगे, हंसी और उड़ा दोगे कौन है ना। आपस का आदमी आ जाएगा, वो चाहे ख़राब चीज़ भी बता रहा है लेकिन अच्छे से समझा दे, ये लगे हाँ यार सही बोल रहा है ना। तो सेम चीज़ बुर्जुआ वर्ग का होगा, इसका उदय हो जाएगा बुर्जुआ वर्ग का। ठीक है, कुछ अनुपस्थित जमींदार रहेंगे। क्या होते हैं अनुपस्थित जमींदार? एक शब्द इसमें आता है अनुपस्थित जमींदार। ये चीज़ें लिख लिया करो, ये साइड वाली हैं,
बताते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। अनुपस्थित जमींदार क्या होते हैं? अच्छा, जमींदारी मिलती कैसे थी लोगों को? कि जैसे इनको इस क्षेत्र का कोई जमींदार अंग्रेजों को नियुक्त करना है, किसको करेंगे? हाँ, तो कैसे? जैसे बोली लगाए, नीलामी होती थी ज़मीन की, जो ज़्यादा बोली लगा देगा ज़मीन उसकी हो जाएगी। जो बोलेगा कि हम तुमको कर, किसी ने बोला 1 लाख कर देंगे हम पूरी ज़मीन का ज़िले भर की, किसी ने 1.5 लाख बोल दिया, अब 1.5 लाख सबसे ऊंची बोली है, उसको क्या मिल जाएगी? ज़मींदारी। अब जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? वो बाहर से बोली लगा देगा, वो वहाँ पे है ही नहीं, वो आदमी बस सिर्फ पैसा है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई, अब ज़मींदारी उसको मिल गई। वो अपने जो कुछ हैं कर्मचारी उनके माध्यम से पूरी ज़मींदारी देख रहा है, तो उपस्थित नहीं है लेकिन ज़मींदार है वहाँ का, ये हो गए अनुपस्थित ज़मींदार। ठीक है। अब अनुपस्थित ज़मींदार रहेगा ना, वो किसान की परेशानी जान रहा है, ना दुख तकलीफ जान रहा है, वो तो सिर्फ जा रहा है, उसने 1-2 आदमी लगा रखे हैं अपने जो बड़े बड़े उसी क्षेत्र के हैं, उनको वो पैसा देता है कुछ, वो लोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं किसानों का। तो एक नया वर्ग बुर्जुआ उदय होगा, दूसरा अनुपस्थित जमींदार का भी उदय होगा। साहूकार ये सब तो रहेंगे ही, है ना, ये सब तो रहेंगे, साहूकार वगैरह, बैंकर्स की भी वो होगी, कुछ जो होते हैं ना बैंकर्स आ जाएंगे कि हम तुमको पैसा देते हैं, इतना ब्याज तुमको देना है, वो भी किसानों को अपने उसमें फंसाएंगे जाल में। ठीक है, तो ये सारे वर्ग होंगे। तो कृषि के वाणिज्यीकरण में इन्हीं सब लोग का योगदान रहेगा। थोड़ा लिख लो कृषि का वाणिज्यीकरण। लिखो, इसका अर्थ लिख लो पहले। बाजार या मुनाफा को ध्यान में रखकर खाद्य या अखाद्य, मतलब खाने वाली या ना खाने वाली, फसलों की कृषि करना। हो गया, ये हो गया किसी का वाणिज्यीकरण। ठीक, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्यों लिख लो एक, उसके नीचे पॉइंट लिख लो। पहला, भू राजस्व की दरों का अत्यधिक होना। भू राजस्व की दरों का अत्यधिक होना, अधिक होना। दूसरा लिखो, मातृ देश की आवश्यकताएं। मातृ का मतलब समझते हो? हाँ हाँ, मातृ देश, हाँ जो मातृभूमि है ना, जहाँ जिनका जन्म हुआ, तो उनकी आवश्यकताएं। अब जब हमारे ऊपर शासन वो कर रहे हैं तो हमारा भी मातृ देश कौन हो गया? वही हो गया। ब्रैकेट में लिख लें ब्रिटेन, उसके आगे लिखो जैसे मातृ देश की आवश्यकताएं। उसके आगे लिखो जैसे नील, अफीम, चाय, कपास आदि। हो गया। अगला लिखो, परिवहन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ वाणिज्यीकरण
की प्रक्रिया तीव्र हुई। एग्जाम्पल में लिख लो रेलवे। हो गया। कुछ वैश्विक परिस्थितियां भी थी। वैश्विक मतलब वैश्विक, विश्व की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि यहाँ पे कुछ वाणिज्यिक फसलों का क्या करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी बन जाएगी। जैसे कि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका तो पहले ही स्वतंत्र हो गया है ना। अब अमेरिका से सबसे ज़्यादा कपास की आपूर्ति हो रही ब्रिटेन को, वहाँ से कपड़ा बन के आ रहा है बाकी देशों में। अमेरिका में क्या होगा, आंतरिक विद्रोह होंगे, ठीक है। जो वहाँ पे ब्लैक और वाइट वाला था ना, अमेरिका में बहुत सारे ब्लैक लोग रहते हैं, ठीक। अभी भी चल रहा था आंदोलन, अश्वेत आंदोलन, अभी जस्ट लेटेस्ट अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। किसी अश्वेत को इन्होंने गोली मार दी थी, उसके बाद पूरे उसमें हिंसा भड़क उठी थी, कई जगह तो सेना लानी पड़ी थी 6-7 दिन पहले, ठीक है। तो वहाँ ब्लैक एंड वाइट का पहले ये चलता था कि जो ब्लैक लोग हैं, अश्वेत लोग, उनको दास बना के ले गए थे ये लोग। अब वो दास ही थे, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, यहाँ तक कि वोटिंग का भी अधिकार नहीं दिया। तो वहाँ पे क्या चलेगा, आंदोलन चलेगा, आंतरिक विद्रोह चल रहे थे 1860 के दशक में, ठीक है। आंतरिक विद्रोह चल रहे, तो वहाँ से जो कपास की आपूर्ति क्या होगी, ब्रिटेन को बंद हो जाएगी। अब उसको कुछ तो चाहिए, वो क्या करेंगे, कपास के रेट बढ़ा देंगे। इंडियंस को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि तुम कपास उगाओ। तो यहाँ के लोग किसान आ जाएंगे, कपास उगाने लगेंगे, 2-4 साल तो उनका चलेगा। इसके बाद 70 के दशक में क्या होगा, अकाल पड़ेगा। एक तो अकाल पड़ गया, क्यों पड़ गया, अकाल के भी रीजन होते हैं। जब तुम कपास वगैरह ये सब वाणिज्यिक फसलें उगा रहे हो, खाद्यान्न फसल नहीं उगा रहे हो, अकाल क्या होता है, भुखमरी, है ना। खाद्यान्न फसल नहीं उगा रहे हो, प्लस दूसरी चीज़ 70 तक यहाँ पे स्थिति ठीक हो जाती है अमेरिका में, कपास की आपूर्ति फिर से शुरू। तो जो बढ़े हुए रेट थे वो तुरंत गिरा देंगे कि अब नहीं देंगे हम। तो जनता पूरा विद्रोह पे उतर आएगी। तो अभी जब मैं विद्रोह पढ़ाऊँगा, एक दक्कन का विद्रोह हुआ था, ये बहुत परीक्षाओं में आता है, 1873 के आसपास ना। दक्कन कहाँ है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक विद्रोह हो जाएगा बहुत खतरनाक वाला। उसमें इसीलिए होता है वो कि एक तो कपास की कीमत गिर जाती है, अकाल भी पड़ता है, प्लस ऐसी नीतियाँ बनती हैं इनकी कि जनता विद्रोह पे उतर जाती है। तो ये सारी वैश्विक परिस्थितियाँ हैं जो किसको मजबूर कर रही हैं, वाणिज्यीकरण के लिए, है ना। तो अगला पॉइंट लिख लो, यूरोपियन तथा अमेरिकी तथा अमेरिकी परिस्थितियों ने भी इस प्रक्रिया को प्रभावित किया। जैसे अमेरिका में गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बाधित हुई। इसी अवधि में भारत में कपास की खेती में वृद्धि देखी गई। हो गया। अब इसके कुछ परिणाम होंगे, वाणिज्यीकरण कर रहे हो तुम, है ना।
कुछ परिणाम होंगे, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ, एक सबसे बड़ा परिणाम यही होगा कि खाद्य फसलों की कमी हो जाएगी, अकाल आने की अब जो दर होगी बढ़ जाएगी, है ना। जबरन नील की खेती कराते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नाम सुना किसी ने? महात्मा गांधी, अभी जब पढ़ाऊंगा, महात्मा गांधी जब यहाँ आएंगे 1917 में पहला उनका क्या होगा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। तो क्यों हो रहा था? वहाँ पे एक पद्धति थी 3 कठिया, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। बिहार तरफ जाओ, 1 बीघा जो होता है 20 कट्ठा, ठीक है। तो वहाँ पे था एक 3 कठिया पद्धति चलती थी। वो क्या होता था? वहाँ के बागान मालिकों ने समझौते कर रखे थे किसानों से। चलो ठीक है। वहाँ पे क्या था, 20 कट्ठा होते हैं। एक समझौते बागान मालिकों ने, जो यूरोपियन वो थे, उन्होंने क्या कर लिया, किसानों से, लोकल किसानों से समझौते कर रखे थे कि तुम्हारे जो 20 कट्ठे होते हैं उसमें से 3 कट्ठों पे तो तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो तुमको हर्जाना भरना पड़ेगा। अब किसान को ऑलरेडी पैदावार नहीं हो रही, खाने लायक हो नहीं रहा है, और नील की वो खेती करेगा तो कहाँ जाएगा? इंडिया में तो बिक नहीं रहा उसका, सीधा विदेश जाएगा। प्लस नील की कीमतें भी वो अपने हिसाब से तय करते थे। तो यहाँ किसान मतलब ये था कि मजबूर उसको मेहनत भी करनी है, खेती भी करनी है, और रेट किसके आधार पर मिलेंगे? उन लोगों के आधार पर। फिर क्या होगा? जब इस तरीके से त्रस्त रहेंगे, गांधी जी आएंगे। गांधी जी उसके पहले 19 साल अफ्रीका में अपना इतना नाम करके आते हैं। जब इंडिया में आते हैं ना गांधी जी, तो बहुत सारे प्रयोग अपने वहीं करके आ जाते हैं अफ्रीका में, अंग्रेज़ों को झुका के आते हैं वहाँ से ही, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी नाम रहता है। यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होगा जब मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पे एक किसान रहेंगे राजकुमार शुक्ल करके, वो गांधी जी को बोलेंगे कि आमंत्रित करेंगे, तुम चंपारण आओ, देखो यहाँ पे किसानों की दशा। जब वो जाएंगे, वहाँ का कलेक्टर बोल देगा कि यहाँ नहीं आ सकते हो, लेकिन गांधी जी कहेंगे कि हम तोड़ रहे हैं तुम्हारा नियम, तुमको जो करना है कर लो, गिरफ्तार ही करोगे ना। तो पहला वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा उनका। सविनय अवज्ञा का मतलब विनय करके हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। मीन्स नम्र हैं हम, विनम्र हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो करना है कर लो, हम नम्र हैं, कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन अब तुमको जेल में डालना डाल दो, हमको कानून सही नहीं लग रहा है, कानून सत्य के साथ नहीं है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब गांधी जी आएंगे तब बताएंगे। अभी तो इतना समझ लो कि खेती जो है, वाणिज्यीकरण क्या प्रभाव डाला, बाद में आंदोलन जो अपने हुए वाणिज्यीकरण की वजह से कुछ आंदोलन हुए हैं, ठीक है। हो गया। परिणाम में लिखो इसका, कृषि का वाणिज्यीकरण एक जबरन प्रक्रिया थी। जबरन मतलब फोर्स्ड, किसी को फोर्स किया गया हो। है ना। यह ब्रिटिश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। दूसरा लिखो, कुछ फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन कृषि का कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ। मीन्स कुछ फसलों का उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन एक होता है सारी फसलों का आधुनिकीकरण हो जाए। आधुनिकीकरण का मतलब कैसे?
जो बाहरी दुनिया में चल रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, मशीनरी का उपयोग नए तरीके से हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन्होंने कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो इनकी ज़रूरतें हैं वहाँ पे ले लो, तुम वहाँ पे सही चीज़ ले लो, बाकी जगह कोई हमको मतलब नहीं है। ये हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, वाणिज्यीकरण से कुछ समृद्ध किसानों को लाभ हुआ। कॉमा, अधिकांशतः किसानों की दशा दयनीय रही। हो गया। कुछ समृद्ध किसान होंगे जो बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक हैं, उनको तो फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? पैसा है, ज़मीन है, मजदूर भी मिल जा रहे हैं, किसी भी किसान से ज़बरदस्ती करवा लो, उनको फ़ायदा हुआ। बाकी किसानों की दशा दयनीय होगी। जो और निचले किसान हैं उनकी और ख़राब दशा हो जाएगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ खाने के लिए करना है, उनको पैसे से क्या लेना देना। तुम उगवा रहे हो वो चीज़ें कि खाने को भी नहीं हो रहा है। अब वो क्या करेगा? खाने के लिए लोन लेगा तो ऋणों के दुष्चक्र में फंसता जाएगा। तो आगे उसी में आगे लिख लो, वाणिज्यिक फसलों के कारण किसान ऋणों के दुष्चक्र में फंसते चले गए। आखिरी पॉइंट लिखो, इससे व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई। प्रकृति मतलब नेचर। इससे व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई। कच्चे मालों के निर्यात में वृद्धि हुई। कच्चे मालों के निर्यात में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि अकाल के दिनों में भी खाद्यान्नों का निर्यात जारी रहा।